हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आप तो जानते हैं हमने महाराष्ट्र 10th बोर्ड के लिए मैथ्स 1 की सीरीज स्टार्ट की है। तो आज जो हम चैप्टर देख रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले, ये चैप्टर आपका बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जीएसटी रिलेटेड है एंड दूसरा पार्ट आपका शेयर से रिलेटेड है। हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले कि इन सभी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्या डिटेल है, सब कुछ हम इस चीज में पढ़ने वाले। तो चलिए अब हम डिटेल से स्टार्ट करते हैं कि जीएसटी होता क्या है। तो अगर आप देखेंगे आपको मेरा बोर्ड दिख रहा है, तो जीएसटी ओके, इसका मीनिंग होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी क्यों आया? जीएसटी मतलब आया है वन नेशन वन टैक्स के सिस्टम पे। वन नेशन वन टैक्स। अब आप बोलोगे सर वन नेशन वन टैक्स क्या होता है? पहले होता क्या था कि पहले कहीं पे भी आप कोई चीज परचेज करते थे या कहीं पे कोई बिजनेस परफॉर्म करते थे तो वहां पे बहुत अलग अलग टैक्स होते थे। तो लोग कंफ्यूज होते थे कि अगर उन्होंने 10 टैक्स भी भरा है फिर भी उनको मन में ऐसा होता था कि कहीं कोई और भी तो ऐसा टैक्स नहीं है जो मैंने भरा नहीं है और बाद में मुझे मालूम पड़ेगा तो तकलीफ हो सकती है कि मैंने टैक्स नहीं भरा। तो गवर्नमेंट ने बोला इन सभी चीज को अवॉइड करने के लिए सिर्फ वन टैक्स रखेंगे जिसका नाम है जीएसटी। तो अब लोग पूछेंगे सर जीएसटी अगर आ गया तो पहले तो लोकल लेवल पे लोग टैक्स ले लेते थे, स्टेट लेवल पे लेते थे, सेंट्रल लेवल पे लेते थे, तो तकलीफ नहीं होती। नहीं, अब यहाँ पे ना जीएसटी का जो टैक्स कलेक्ट होता है ना वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक सेंटर के पास जाएगा, ओके, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एंड दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के पास। अगर मल्टीपल स्टेट्स है तो वो आपस में उसमें डिवाइड हो जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने वाला है। तो आप पूछोगे सर कितना जाता है, सेंटर का कितना परसेंट होता है और स्टेट का कितना? तो अगर कहीं पे जीएसटी 100% ली गई है, ठीक है, मान लीजिए 100 या 100% नहीं 100 अमाउंट में लिया गया है, तो 50 जो रहेगा वो सेंटर के पास जाएगा एंड जो 50 रहेगा वो स्टेट के पास जाएगा। आप बोलोगे तो बहुत अच्छा बात है सर, सेंटर के पास 50%, स्टेट के पास 50%, ठीक है, 100 का जो भी रहेगा उसमें। तो जो सेंटर के पास जाता है ना उसको हम सीजीएसटी बोलते हैं। सीजीएसटी मतलब सेंटर जीएसटी। और जो स्टेट के पास जाता है उसको हम एसजीएसटी बोलते हैं, मतलब स्टेट वाली जीएसटी। वेरी नाइस। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर अगर कोई आदमी ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसमें 2-3 स्टेट इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब पंजाब का आदमी गुजरात के साथ ट्रेड कर रहा है, साथ ही साथ उसका कुछ ट्रेडिंग एमपी के साथ है, कुछ प्रोडक्ट उसके कहीं और, तो वो कैसे भरेगा? मान लीजिए 2 जगह से वो ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसको ना स्टूडेंट्स आपको 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जीएसटी पहले सेंटर का जो 100 समझो अमाउंट उसको मिला, सीजीएसटी मतलब सेंटर वाले जीएसटी उसको 50 मिल जाएगा, ठीक है, सेंटर को 50। फिर बचा हुआ जितने भी स्टेट इन्वॉल्व है, जो जो स्टेट इन्वॉल्व है, मान लीजिए 2 स्टेट इन्वॉल्व थे ना, तो समझिए स्टेट 1 स्टेट 2, तो देखो 50 तो सेंटर ने ले लिया हाफ, अब ये हाफ 50 आएगा और जो 2 स्टेट इन्वॉल्व है उनमें बढ़ जाएगा कितना? एग्जैक्ट हाफ ऑफ 25। तो अगर 3 स्टेट रहेंगे तो और उसमें तीनों में आपस में डिवाइड किया जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि सेंटर विल टेक हाफ एंड स्टेट का जो रहेगा एसजीएसटी वो भी हाफ रहेगा, लेकिन फिर वो मल्टीपल स्टेट्स में डिवाइड होगा जिस स्टेट में बिजनेस परफॉर्म हुआ है। अगर एक ही स्टेट में, मतलब किसी व्यक्ति ने महाराष्ट्र में बिजनेस स्टार्ट किया और वो महाराष्ट्र में ही बेच रहा है, मतलब देयर इज ओनली 1 स्टेट इन्वॉल्व, तो उसको फिर पूरा 50 जो 50 रुपीज है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिल जाएगा। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसने महाराष्ट्र से कुछ बिजनेस चालू किया और महाराष्ट्र प्लस गुजरात में बेच रहा है कोई प्रोडक्ट ऐसा कि जो 2 स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वहां पे उसको जो स्टेट जीएसटी रहेगा वो उसको दोनों स्टेट को देना पड़ेगा, हाफ महाराष्ट्र को, हाफ उसको अपने गुजरात को। तो आप समझ रहे हैं जितने स्टेट्स इन्वॉल्व उतना पार्ट। तो अगर मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं ना तो स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान होता है धीरे धीरे, लेकिन सेंटर को अगर देखोगे सेंटर अपना 50 जो % रहेगा वो ले लेता है। तो यहां पे जीएसटी का एक इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो अब कई लोग बोलेंगे कि सर अगर कोई प्रोडक्ट है, इफ देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ 200 रुपीज, ठीक है, 200 रुपीज का एक प्रोडक्ट है। अब इस पे मैं बोलता हूं कि जो सेंटर जो सीजीएसटी है दैट इज, या सीजीएसटी से पहले मैं बोलता हूं इसके ऊपर जीएसटी इज 10%, जीएसटी इज 10%। तो कितना उसको टैक्स भरना पड़ेगा? 200 का 10%, 200 का 10%, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, सो वो कितना आएगा? अगर आप कैलकुलेट करोगे 20 रुपीज,
20 रुपये उसको एज अ टैक्स भरना है। तो अब लोग पूछेंगे सर 20 रुपये मतलब ये 20 रुपये किसको किसको मिलेंगे? आपको पता है ये 20 रुपये दो लोगों को मिलते हैं। किसको? एक सेंटर को और एक स्टेट को। तो सेंटर को मिलेगा 10 रुपये और स्टेट को मिलेगा 10 रुपये। तो इन शॉर्ट अगर आप पूरा देखते हो, जो जीएसटी था जो 10% था उसमें से 5% की अमाउंट जाती है सीजीएसटी मतलब सेंटर के लिए एंड 5% जाती है एसजीएसटी मतलब स्टेट के लिए। तो आपके आपको जो यहां पे अगर मैं थोड़ा क्लियर कर दूं तो 5% गया आपके सेंटर के लिए, प्लस अगर आप देखोगे जो 5% रहेगा वो स्टेट के लिए जाएगा। तो हम पूरा मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या बन रहा है? जीएसटी, इफ X% ऑफ जीएसटी है ऑन एनी प्रोडक्ट सो इट इज गेटिंग डिवाइडेड। तो X% है तो जो सेंटर जीएसटी रहेगा दैट वुड बी इक्वल टू X/2 हाफ, एंड स्टेट जीएसटी जो रहेगा दैट वुड ऑल्सो इक्वल टू X/2 हाफ। मतलब जितनी भी जीएसटी बनती है उसकी आधी सेंटर की रहेगी, आधी स्टेट की रहेगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो X%। तो चलिए अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि जिसमें आपको समझ में आएगा कि जीएसटी को कैसे सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर में अगर आपको जीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, देखिए मल्टीपल पहले ऐसे टैक्स होते थे, एक्साइज ड्यूटी होता था, वैट होता था, सर्विस टैक्स होता था, कस्टम ड्यूटी होती थी, सबको हटा के एक कॉमन बन गया जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो एक बहुत अच्छा फैसला है कि अब लोग कंफ्यूज नहीं होते कि मुझे कितना टैक्स, उनको मालूम है वन टाइम में भर देना है जो भी अमाउंट है, फिर उनका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है। अब हम कुछ पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज तो बहुत अच्छे से आ जाएगी, आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है। सो लेट्स गो टू एक्सरसाइज। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखते हो आपको बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ये रहा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, 12% उसका रेट है तो सीजीएसटी कितना होगा। मतलब यहां पे क्या दिया स्टूडेंट्स, जीएसटी का जीएसटी इज 12%, तो सीजीएसटी कितना रहेगा एंड एसजीएसटी कितना रहेगा स्टूडेंट्स। आपको मालूम है, आप बोलोगे सर हाफ होता है ना जीएसटी का, आधा सेंटर के पास चला जाता है, आधा स्टेट के पास। यस एग्जैक्टली, तो इसका आंसर आएगा 6% और इसका भी आंसर आएगा 6%। वेरी गुड स्टूडेंट्स, अब आपको चीजें समझ में आ रही है। नाउ अभी अगर आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यूज में जो 11th के एडमिशन के लिए, तो ये बहुत मस्त तरीके है कि जिससे आप सॉल्व कर लोगे। हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पे बोला जा रहा है सेकेंड क्वेश्चन, यहां पे आपको बोला जा रहा है कि ऑन अ सर्टन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। अब यहां पे देखा जाए तो आपको कुछ उल्टा दिया गया है। यहां पे आपको बोला जा रहा है सीजीएसटी इज 9%, मतलब सेंटर वाला 9% है, तो स्टेट का कितना होगा स्टूडेंट्स। आप बोलोगे सर जब सेंटर का 9% है तो स्टेट का भी 9% ही रहेगा, क्योंकि आधा आधा बढ़ता है ना, आधा सेंटर को मिलता है आधा स्टेट को। जब सेंटर को 9% मिल रहा है तो आपको स्टेट को भी 9% मिलेगा, तो टोटल जीएसटी कितना होगा। आप बोलोगे सर इट इज वेरी क्लियर, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, मतलब स्टेट वाला प्लस सेंटर वाला, 9% प्लस 9%, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 18%। वेरी गुड स्टूडेंट्स, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है जीएसटी। दिस इज द स्किल। जब आपको बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझते हैं ना, आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहां पे चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं। यहां पे आपको बोला गया है द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ ब्रिस्ट वॉच इज 586, ठीक है, एंड द रेट ऑफ द जीएसटी इज 18%, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू फॉर द जीएसटी इज ब्रिस्ट वॉच मतलब घड़ी है, हाथ की घड़ी, उसकी 586 रुपीज है, तो उसका 18% जो है वो अगर आप देखोगे तो वो जीएसटी में ऐड हो रहा है, ठीक है, 18% की जीएसटी।
तो चलिए हम देखते हैं कितना होता है, हम अपने बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो तुमको बोला गया प्राइस मतलब जो वैल्यू है, कॉस्ट जो है दैट इज 586 रुपीज़ है, ओके, एंड यहाँ 586 रुपीज़, एंड आपको बोला गया है कि जीएसटी जो है वो 18% है। तो कितने का पड़ेगा, सबसे पहले हम देखते हैं जीएसटी की अमाउंट कितनी होगी। तो जीएसटी विल बी इक्वल टू 586 रुपीज़ का 18%, 586 का 18%। सो स्टूडेंट्स कितना होगा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 105.48, 105.48। इतना तो हो गया सिर्फ जीएसटी का टैक्स, ठीक है। मतलब उस कैंडिडेट को कॉस्ट भरना है प्लस उसको, अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो उसको कितना भरना है, उसको 586 रुपीज़ भरनी है जो एक्चुअल वैल्यू है उस रिस्ट वॉच के बेल्ट का, प्लस उसको 105 रुपीज़ और भरना है 0.48, इतना उसको अमाउंट भरना है। तो कितना भरेगा 691.48। तो आप समझ गए ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, उस पर जीएसटी कितना है, बस वो लगाने का और उसको ऐड कर देने का, क्योंकि टैक्स तो सबको भरना ही है। तो ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ गया कि जो आपको कैसे इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका जीएसटी का। अब यहाँ पे आपको जीएसटी ना स्टूडेंट्स आगे मल्टीपल चेन में दिया जा रहा है कि मतलब एक ने दूसरे से खरीदा, दूसरे ने तीसरे को खरीदा, तो टोटल कितना जीएसटी हुआ। बहुत सिंपल है ये, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि अगर आप एक पूरे सिस्टम से चलते हो। तो चलिए पहले हम थोड़ा कुछ चीज़ सीख लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है क्या, मान लीजिए ए ने कोई प्रोडक्ट बी को बेचा, बी ने उस प्रोडक्ट को सी को बेचा। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लोग पूछेंगे सर जीएसटी कितना भरने का है। ए ने उस प्रोडक्ट को 200 रुपीज़ में बेचा बी को, बी ने उस प्रोडक्ट को 400 रुपीज़ में बेचा सी को, ओके, एंड सी ने वापस उसको 600 रुपीज़ में बेचा डी को। तो टोटल गवर्नमेंट के पास जीएसटी कितना जाएगा। इफ जीएसटी रेट इज, हम बोल रहे जीएसटी रेट इज 10%, गवर्नमेंट ने बोला 10% का जीएसटी रेट है, तो क्या होगा यहां पे ना स्टूडेंट्स हर किसी को जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब ए ने, अगर आप देखोगे ए ने 200 रुपीज़ का माल बेचा है, तो ए को 200 का 10% देना पड़ेगा। 200 का 10% कितना होता है, इट्स 20 रुपीज़, ओके, 200 का 10%। फिर बी ने 400 में बेचा तो बी को भी 400 का 10% देना पड़ेगा, क्योंकि क्यों, जीएसटी रेट इज 10%। तो ये कितना हो जाएगा 40 रुपीज़। प्लस सी ने 600 का बेचा तो इसको भी 10% देना पड़ेगा, कितना हो गया 60 रुपीज़। तो टोटल जीएसटी कितना हुआ, इट इज ऑल एडिशन, 20 + 40 60, 60 + 60 120। तो अगर आप देखोगे जीएसटी जो टोटल लगा पूरे सिस्टम का वो 120 रुपीज़। अब यहाँ पे एकदम बेसिक नियम है, जिसने सामान बेचा उसको जीएसटी उसका जितना % है उसके हिसाब से जोड़ दो बस। मतलब ऐसा मत करना कि कुछ लोग सोचेंगे कि अगर हम सर पूरा प्रोडक्ट लगाते 200 + 400 + 600 ऐसे करके टोटल जीएसटी निकाल ले तभी भी तो आंसर सेम आएगा। यस आएगा, लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर टोटल जो पूरा चेन में अगर आप देखोगे कॉस्ट ऑफ 1200 है, 1200 का 10% इज 120 रुपीज़, तो सीधा 120 क्यों नहीं बोलते हैं, नहीं। लेकिन यहाँ पे जीएसटी कौन भर रहा है, हर आदमी अलग अलग भर रहा है ना। ए ने 200 का बेचा तो ए सिर्फ 20 रुपये ही भरेगा ना, बी ने 400 का बेचा तो बी 40 रुपीज़ ही भरेगा, सी ने 600 का बेचा तो 60 रुपीज़। सिंस यहाँ पे अलग अलग आदमी ने अलग अलग अमाउंट में प्रोडक्ट को बेचा है तो सब लोग अपना अपना हिस्सा भरेंगे। नहीं तो ओवरऑल अगर करना रहेगा तो सब बोलेंगे सर सी ही पूरा 120 क्यों भरे, तो सी 120 क्यों भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए ना, सी ने तो सिर्फ 600 का माल बेचा है तो ही शुड पे ओनली फॉर 10% ऑफ जीएसटी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और यही आपका बेसिकली सेकेंड एक्सरसाइज है जो आपको सिखाता है कि इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और नोटिस की गई है, एक बहुत अच्छा चीज दिया है यहाँ पे। तो पहली चीज आपको उस तरीके से बोला है, दूसरी चीज यहाँ पे आपको बोला है ना कि आप प्रोडक्ट खरीदने में कितना इस्तेमाल करते हो जीएसटी, ये भी एक बहुत अच्छा है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर देखो यहाँ पे 2 टर्म दिया है, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स, 2 चीज दिया है, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये 3 टर्म आपको अच्छे से समझना होगा। मैं आपको समझाता हूँ इनपुट टैक्स क्या है। मान लो यहाँ पे इंडिया बडी, मैंने एक सामान किसी से खरीदा, ओके, आई परचेज दैट थिंग। सामान कितने का था, सामान वॉज 1000 रुपीज़, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला था देयर शुड बी 10% ऑफ जीएसटी, तो मुझको उसको सामान खरीदने में 1000 रुपीज़ तो देना पड़ा,
प्लस 10%, 100 रुपीज़ मैंने उसको जीएसटी भी दिया, ठीक है, 100 रुपीज़ मैंने जीएसटी भी दिया। तो मैंने टोटल सामान कितने में खरीदा, 1100 में। अब मैंने उस सामान को किसी को बेच दिया, कितने में, 2000 रुपीज़ में। 2000 रुपीज़ में बेचा तो मुझे यहाँ पे जीएसटी भी भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। मैं जीएसटी इसको बोलता हूँ 10% का, इसका भी जीएसटी देगा, वो कितना होगा, 200। तो अब मैं गवर्नमेंट को कितना जीएसटी दूंगा, सब लोग बोलेंगे सर 200, लेकिन मैं गवर्नमेंट को 200 रुपीज़ जीएसटी क्यों दूं, क्योंकि मैंने 100 रुपीज़ जीएसटी तो पहले ही जिससे मैंने परचेस किया था उसको मैंने दे दिया हूं ना। तो आपको समझना है कि आपको गवर्नमेंट को जीएसटी सिर्फ देना है, वो है 200 माइनस 100, जितना मुझे मिला और जितना मैंने दे दिया उसका बैलेंस ही मैं दूंगा, ठीक है, क्योंकि 100 रुपये तो मैंने पहले ही भर दिए थे ना। तो अब आप बोलोगे ओके सर, ये तो चीज़ बहुत क्लियर हुई। तो व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज नथिंग बट दिस इज योर इनपुट टैक्स। मतलब जब मैं सामान ला रहा था अपने लिए तभी भी मैंने टैक्स भरा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर आउटपुट टैक्स। मतलब जब मैंने सामान बेचा तो ये मेरा आउटपुट टैक्स हो गया, ये मेरा इनपुट टैक्स हो गया। जब मैं सामान ले रहा हूं तभी भी मैंने टैक्स भरा, और जब मैं बाहर सामान बेच रहा था तभी भी मेरे को टैक्स गवर्नमेंट को देना था। तो यहां पे हुआ क्या कि अब मैं गवर्नमेंट को टोटल कितना टैक्स दूंगा, मैं आउटपुट टैक्स जो है एंड इनपुट टैक्स के बीच का डिफरेंस दूंगा। तो ये जो होता है, ये जो बैलेंस होता है ना कि ये इनपुट टैक्स, इसी को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। मतलब मेरे पास कितना क्रेडिट है, मेरे को कितना देना है। तो एक्चुअल कॉस्ट कितना होगा, देखिए मैंने 100 रुपए दे दिए, उसी को मैं इनपुट टैक्स बोलता हूं, उसी को मैं आईटीसी भी बोलता हूं। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना स्टूडेंट्स की उसी को आप आईटीसी भी बोलते हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितना होगा, इंडिया बडी ने एक माल खरीदा 1000 रुपीज का एंड उस पर 100 रुपीज जीएसटी भरा, ठीक है। दिस इज योर आईटी इनपुट टैक्स प्लस दिस इज योर नथिंग बट आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर इंडिया बडी ने यहाँ पे 2000 का माल बेचा एंड उस पर 200 का जीएसटी लगा। देखिए जीएसटी वो आदमी भरता है जो माल बेचता है, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पे, कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने माल खरीदा तो ये 100 रुपीज मैंने उस दुकानदार को दिया जिससे मैंने लिया था, ओके। मान लीजिए मैंने एक्स से लिया था तो मैंने 100 रुपीज उसको दिया। नाउ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये 100 रुपीज गवर्नमेंट को पहुंचाए, लेकिन मैंने 100 रुपीज तो दिया ना। तो वही माल के लिए मैंने 1000 का माल खरीदा, 100 रुपए पहले किसी एक दुकानदार को दे दिया, टैक्स भर लो, और मैं अब माल बेच रहा हूं, फिर से मुझे 200 रुपीज मिला एज ए जीएसटी। तो क्या मैं वापस गवर्नमेंट को 100 रुपए तो दे दिया हूं किसी और को कि भाई गवर्नमेंट को भर देना, और फिर से मैं 200 रुपए दूंगा? नहीं। तो ये मेरा कितना होगा, ये मेरा हो गया आउटपुट टैक्स। तो जो एक्चुअल जीएसटी में भरूंगा ना वो रहेगा आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। कितना होगा, 200 माइनस 100, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 100। ये चीज आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? इट इज वेरी क्लियर कि जितना आपने किसी को दे दिया है टैक्स में, वो टैक्स को आपको डिडक्ट करके बचा हुआ ही टैक्स देना है। ये सबसे बेसिक नियम है स्टूडेंट्स। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यही चीज के ऊपर आपको आगे भी जो है एक्सरसाइज वो बने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से आगे भी एक्सरसाइज बने हैं। तो जैसे अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, ये देखिए, मिस्टर रोहित एक रिटेलर है, इन्होंने जीएसटी पे किया कुछ सामान खरीदने के लिए। कितना जीएसटी पे किया, 6500 सामान के ऊपर, सामान लेते समय। मतलब ये क्या हो गया, ये उनका इनपुट टैक्स हो गया कि सामान खरीद रहे थे उसका उन्होंने 6500 भरा। फिर उन्होंने जब सामान को बेचा तो उस समय उनको 8000 रुपए जीएसटी के रूप में मिले। मतलब ये क्या हो गया, ये उनका आउटपुट टैक्स हो गया। तो अब पूछा जा रहा है कि इनपुट टैक्स क्या है। सिंपल चीज, जो इनपुट लेते समय जो हुआ, मतलब कितना हुआ इनपुट टैक्स, 6500। देखिए यहाँ पे आपको पूछा ना फाइंड इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। तो इट इज वेरी क्लियर कि लेते समय जितना टैक्स भरा दैट इज इनपुट, देते समय जितना वो आउटपुट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आउटपुट टैक्स इज 8000, इनपुट टैक्स इज 6500। फिर आपको पूछा व्हाट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट, और मैंने आपको बताया इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नथिंग बट जो तुम्हारा इनपुट टैक्स होता है। तो ये रहा इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अगेन सेम इनपुट टैक्स के बराबर 6500। अब आपको पूछा जा रहा है पेएबल जीएसटी कितना होगा, आउटपुट माइनस आईटीसी। तो आपने 8000 माइनस 6500 किया 1500। उसके बाद वो पूछ रहा है उस 1500 आपने जीएसटी भरा, स्टेट को कितना जाएगा, सेंटर को। 1500 का आधा स्टेट को जाएगा जो 750 हो गया, एंड 1500 का आधा आपके सेंटर को जाएगा जो 750। सो होप स्टूडेंट आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जीएसटी एक बहुत मस्त चैप्टर है,
जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो यही चीज़ आपको इस आगे के जो एक्सरसाइज है उसमें भी यही चीज़ एक्सप्लेन की है, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ और है स्टूडेंट्स कि आपको जीएसटी के बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया। देखिए ये आपका एक्सरसाइज नंबर 2 जो सेम उसी से रिलेटेड है जो हमने अभी पढ़ा। इसके बाद आपको जीएसटी का बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कुछ कंपोजिट स्कीम्स होते हैं कि जिनकी इनकम जो होगी वो 1.5 करोड़ से कम होगी प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर है, तो उनको जीएसटी भरने से थोड़ा उनको बहुत छूट मिलती है। तो ये सारे जो चीजें ना ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के रूप में दिया है, इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन इसका आपको इंफॉर्मेशन है। तो लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये सारी चीजें भी पढ़े ताकि आपको जीएसटी के बारे में भी नॉलेज पड़े। एंड जो लोग 11th की सीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज है कि इस तरीके से वो जीएसटी के ऊपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको जीएसटी को दिया है। एंड इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब चलिए अब हम डिटेल में शेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। तो फिलहाल मैं अपने बोर्ड को यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि शेयर्स के बारे में हम देखने वाले, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स एंड एवरीथिंग। पहले हम उसका बेसिक देख लेते हैं, जैसे हमने जीएसटी का देखा था, तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं शेयर्स होता क्या है। स्टूडेंट्स मान लीजिए मुझे एक कंपनी खोलनी है, एंड किसी ने मुझे बोला उस कंपनी को खोलने के लिए यू रिक्वायर्ड 10 लाख रुपीज। ओके 10 लाख, बहुत छोटी अमाउंट बात कर रहा हूं, लेकिन 10 लाख रुपीज। अब मेरे पास 10 लाख रुपीज है नहीं, मैं चाहता हूं कि यार कुछ पब्लिक मेरे कंपनी में ज्वाइंट हो ताकि वो मुझे हेल्प करे। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, मैं मेरे कंपनी में कई लोगों को पार्टनर बना सकता हूं। ओके पार्टनर्स बना सकता हूं मेरे कंपनी में, अगर वो मेरा 1 लाख रुपीज का मदद करे, मिनिमम 1 लाख रुपीज। ठीक है, मैंने बोला मिनिमम 1 लाख रुपीज का मदद करे। तो कोई बोलेगा सर मैं 100 रुपए डालू क्या आपकी कंपनी में, 10,000 डालू, बोलेगा भाग इधर से, मिनिमम 1 लाख रुपीज। ओके मैं यहाँ पे कंपनी खोल रहा हूँ, कोई वड़ा पाव का स्टॉल नहीं खोल रहा हूँ। सो ठीक उसी तरीके से तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम मैंने वैल्यू किया। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए थे, ठीक है मेरे पास 5 लाख रुपए थे, ये माई सेल्फ 5 लाख था, और मुझको पार्टनर में किसी ने 2 लोगों ने बोला कि यार हम 2-2 लाख दे देंगे। P1 एंड P2 ने 2 लाख की मदद कर दी एंड P3 ने बोला 1 लाख। तो हो गए टोटल 5 लाख मेरे पास थे, 5 लाख इन्होंने कर दिया। सो यहाँ पे हो गया मेरा कंपनी स्टार्ट। तो ये जो पूरा जो मेरे को कंपनी बनाने के लिए जो मुझे अमाउंट चाहिए था, इसको मैं बोलता हूँ कैपिटल। मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। एंड जो मैंने मिनिमम वैल्यू फिक्स किया कि भाई इतना तो जिसको मेरे साथ पार्टनर बनना है या शेयर लेना है मेरे कंपनी का, सो दे शुड हैव मिनिमम 1 लाख रुपीज का तो मदद करना पड़ेगा। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर शेयर। स्टूडेंट्स मिनिमम वैल्यू जो आप कंपनी में ऐड कर सकते हो उसको हम शेयर बोलते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपीज रखा, लेकिन बाकी जगह पे आप देखोगे 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200, इतना भी मिनिमम शेयर्स होते हैं। तो जब आप बोलोगे सर 100 रुपए का है तो कोई आदमी तो फिर 50 खरीद लिया तो उसकी तो फायदे हो गए। हाँ, तो 5,000 में 100 शेयर्स खरीद सकता है। तो ठीक उसी तरीके से तो मिनिमम मैंने रख दिया। जैसे P1 एंड P2 थे, मैंने उनको बोला कि मुझे मिनिमम 1 लाख रुपीज चाहिए 1% से, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हम एक नहीं हम 2-2 ले रहे हैं। ओके वी आर बाइंग 2-2 लाख के 1-1 लाख के 2 खरीद ले रहे। तो क्या हुआ, उनके पास पैसा था तो उन्होंने ज्यादा ले लिया, लेकिन मैंने मिनिमम कंडीशन रखा था कि यार 1 लाख का एक तो खरीदना ही पड़ेगा। ओके सो जो मिनिमम होता है उसको हम शेयर बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें बेनिफिट क्या होता है। इसमें बेनिफिट ये स्टूडेंट्स, मान लो मेरी कंपनी 10 लाख थी, मैंने 10 लाख का मैंने आई थिंक 10 में मिस कर दिया, 10 लाख का मैंने कंपनी स्टार्ट किया एंड आई गॉट प्रॉफिट ऑफ अराउंड 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो गया। लोग बोलेंगे वाह वाह मजा आ गया सर, प्रॉफिट हो गया 5 लाख। तो क्या ये 5 लाख रुपए मैं रख सकता हूं? नहीं, क्योंकि इस कंपनी में मैंने मेरे पैसे भी लगाए हैं, प्लस P1 ने भी लगाया, प्लस P2 ने भी लगाया एंड प्लस P3 ने भी लगाया। मैंने कितने लगाए थे? मैंने 5 लाख लगाए थे। P1 एंड P2 ने 2-2 लाख लगाए थे एंड P3 ने 1 लाख लगाया था। तो अगर हम इसको परसेंटेज के टर्म्स में देखें, परसेंटेज के टर्म्स में, तो मैंने 50% लगाया था। P1 ने, अगर आप देखोगे यहाँ पे P1 का जो आता है पार्ट आएगा, P1 ने कितना लगाया? 20%,
सिमिलरली P2 ने भी लगाया 20% एंड P3 ने लगाया 10%। तो प्रॉफिट भी वैसे ही बंटना मांगता है, क्योंकि जिसका पैसा ज़्यादा उसका। तो प्रॉफिट कैसे बट रहा है, मुझे मिलेगा 5 लाख में से मुझे मिलेगा 2.5 लाख। ओके, अब बचे 2.5 लाख में इनके बीच में बटेगा, मतलब फर्स्ट 5 लाख का आधा मुझे मिल गया 50%। अब 5 लाख का 20% कितना होता है, 5 लाख का 20% इज 1 लाख, तो 1 लाख रुपीज इसको मिल गया, 1 लाख रुपीज इसको मिल गया, एंड इसको कितना मिलेगा 50,000, मतलब 0.5 लाख। सॉरी इधर बाहर चला गया, लेट मी जस्ट ब्रिंग बैक। इसको मिलेगा 0.5 लाख। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप देखोगे यहीं पे वो फायदा होता है कि लोग बोलेंगे सर शेयर्स का तो बहुत अपना मजा है, 2 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, लेकिन अगर कंपनी को हर महीने प्रॉफिट हो रहा है तो मेरी वैल्यू बढ़ते जा रही है कि मुझे 1-1 लाख रुपए तो मिल रहा है, क्योंकि मैंने 2 लाख का शेयर्स डाल के रखा है। अभी 2 महीने में वापस 5-5 लाख का हो गया तो मेरा पैसा तो कवर हो गया। तो इसीलिए होगा क्या, अब मैं समझो एज अ थर्ड पर्सन मुझे लग रहा है यार अब मेरी कंपनी चलने लगी, ये लोग को मेरे को अननेसेसरी पैसा देना पड़ता है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज इन्होंने शेयर्स लेके रखे कंपनी के। तो मैं क्या करता हूं, मैं इनकी शेयर्स खरीदने की कोशिश करता हूं। मैं बोलता देख तूने 2 लाख में खरीदा है ना, मैं 2 लाख रुपए देता हूं, मुझे दे दे, तो मुझे 20% बाद में इसको कभी देना नहीं पड़ेगा। वो बोलेगा नहीं अभी तेरे शेयर्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तेरी कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो मैं 2 लाख में नहीं, मैं तेरे को 3 लाख में बेचूंगा। गेटिंग इट स्टूडेंट्स, क्योंकि कंपनी परफॉर्म कर रही है तो बोलेगा मैं 3 लाख में बेचूंगा। तो मैं बोलूंगा ठीक है, मैं अपने मन में सोचूंगा चलो 1 लाख रुपए में ज्यादा ही दे रहा हूं, लेकिन मेरा आगे कवर हो जाएगा क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म हो रही है। तो यही एक चीज है कि अगर शेयर्स आप लेते हो एंड कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है ना, तो शेयर की कीमत बढ़ते जाती है। और अगर कंपनी परफॉर्म नहीं करती है तो फिर कोई लेने को भी तैयार नहीं। आप बोलोगे यार मैंने 2 लाख रुपए डाल दिए, कंपनी तो बैठते जा रही है, मेरे 2 लाख नहीं आ रहे। तुम किसी को बोलोगे यार मैंने 2 लाख रुपए डाले तो तुम ये शेयर्स खरीद लो, वो बोलेगा पागल है क्या, 1 लाख में दे रहा तो मैं लेने को तैयार हूं। तो आपका क्या हो गया, वैल्यू कम होते जा रहा है। तो आप शेयर्स के बारे में हम बात करते हैं, शेयर्स होता कैसे है। जैसे हमने अभी अभी बात किया कि शेयर्स में 1 लाख रुपीज का हमने शेयर लिया कि मिनिमम 1 लाख, सो दिस इज फिक्स वैल्यू, तो इसको हम बोलेंगे फेस वैल्यू। लेकिन जब शेयर परफॉर्म करने लगता है, अच्छा चलने लगता है, तो शेयर मार्केट वैल्यू आता है कि कोई 1 लाख की चीज को भी कोई 1,20,000 में खरीद रहा है, बिकॉज उसको मालूम है मेरा पैसा आगे कवर हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू बढ़ा हुआ भी हो सकता है, मार्केट वैल्यू गिरा हुआ भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी बोला कि 2 लाख के शेयर को 1 लाख में खरीदा तो मार्केट वैल्यू कम हो गया। तो फेस वैल्यू इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट शेयर एंड मार्केट वैल्यू इज कि कौन उसको कितने में खरीद रहा है। ठीक है, सो अगर आपका शेयर का मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है, मतलब जितने का औकात है उससे ज्यादा उसकी मिल रही है उसको वैल्यू, तो इसको हम बोलेंगे प्रीमियम शेयर्स। यहां पे आपको दिया भी गया स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको टेक्स्ट बुक से ही दिखा देता हूं। हमारे पास 3 कंडीशन है, पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखा दूंगा। मार्केट वैल्यू से अगर आपका फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, मतलब जितने के उसके औकात है उससे ज्यादा उस शेयर की को पब्लिक डिमांड कर रहा है, तो प्रीमियम का हो गया। अगर फेस वैल्यू और जो मार्केट वैल्यू सेम है तो वो पार हम उसको बोलते हैं। एंड फेस वैल्यू इज लेस देन योर फेस वैल्यू, मतलब सॉरी मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, मतलब क्या हो गया, जितने का एक्चुअल शेयर है उसको भी कोई नहीं खरीद रहा है, उसके सस्ते में खरीद रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये डिस्काउंट में हो गया। तो यही आपको यहां पे एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट। मैं आपको बताता हूं, ठीक है, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू आपको बताया है। डिविडेंड क्या होता है वो तो मैं आपको बताने वाला हूं डिविडेंड के बारे में। ठीक है, पहले हम थोड़ा इसको ये पार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, अगर फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, मतलब 100 रुपए का शेयर था आप 120 में खरीद रहे तो प्रीमियम में है। अगर सेम है तो उसको हम बोलेंगे शेयर इज एट पार। और अगर वैल्यू कम है, 100 रुपए का शेयर भी 80 में बिक रहा है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो वो डिस्काउंट में हो जाता है। तो आप समझ टर्म आपको समझ में आना चाहिए। प्रीमियम मतलब शेयर ज्यादा कीमत में बिक रहे हैं, पार मतलब सेम पे, एंड डिस्काउंट मतलब कम में बिक रहे हैं। अब डिविडेंड का मतलब आता है। डिविडेंड का मीनिंग क्या हुआ कि डिविडेंड का मीनिंग यहाँ पे ये अराइज होता है। मैं चलिए हम अपने बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं कि डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है। सो डिविडेंड इज नथिंग बट, मान लीजिए मैंने कोई फेस वैल्यू का शेयर खरीदा, तो शेयर कितना होता है फेस वैल्यू, अक्सर शेयर जो होते हैं ना वो 100 रुपीज के होते हैं अक्सर। तो मैंने 100 रुपए का फेस वैल्यू, मतलब 100 रुपया मिनिमम आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं बोलता हूं भाई इस पे जो डिविडेंड रहेगा, ठीक है, जो आपका डिविडेंड पार्ट रहेगा स्टूडेंट्स, उसको मैं बोलता हूं इट इज 20%। मतलब क्या हो गया,
आपको 100 रुपए के शेयर पे 20 रुपया आपको एज अ प्रॉफिट, 20 रुपए, सॉरी नॉट परसेंट, ये 20% बोला है ना, तो 20 रुपए एज अ आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो दिस इज द डिविडेंड जो कंपनी देता है, कि कंपनी बोलता है कि ठीक है जो 100 रुपए की चीजें ले रहे हैं उनको हम 20 रुपए देंगे, जो 200 का लेगा तो उसको 40, मतलब जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलती है एज कंपेयर टू कंपनी का मार्केट, तो उसको होता है डिविडेंड। तो चलिए स्टूडेंट्स हम पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा, फिर आपको बहुत, क्योंकि अब बेसिक्स आपको समझ में आ रहे हैं, अब हम फटाफट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे एक टर्म दिया है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स होता क्या। रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए मैंने बोला कि किसी ने फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 रुपीज, 100 रुपए का शेयर था, कंपनी ने बोला भाई डिविडेंड तुमको हम 20% देंगे, ठीक है 20%, या मान लीजिए कंपनी बोलता है हम तुमको 50% का डिविडेंड देंगे, ओके आई एम गिविंग यू 50%। आदमी खुश, यार 100 रुपए लगाया 150 रुपए मिले। लेकिन ये जो आपका ये जो रेट है, ये जो शेयर है, ये बहुत डिमांड में है, तो इसलिए मार्केट में इस शेयर को मैंने 200 रुपीज में खरीदा, 200 रुपए में मैंने खरीदा, क्योंकि ये मेरे को मिल रहा था। तो क्या मुझे जो प्रॉफिट है वो 50% मिल रहा है? नहीं। अगर मैं 100 रुपए में खरीदता तो 50% के हिसाब से 50 रुपए मुझे मिल जाते, लेकिन मैंने उसको खरीदा 200 रुपए में, और मुझे मिल कितने रहे, 100 रुपए की चीज को 200 में खरीदा, मुझे मिला कितना, 50 रुपीज उसके ऊपर बेनिफिट। तो मेरे को कितना मिला, मुझे तो बेसिकली 200 रुपए में सिर्फ 50% मिला ना, 50 रुपीज मिला, मतलब 50 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 विच इज इक्वल टू ओनली 25%। तो मुझे रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल रहा है, मुझे तो सिर्फ 25%। हाँ कंपनी ने बोला था कि 100 रुपए के हिसाब से खरीदोगे तो 50% देंगे, लेकिन मार्केट इतना ज्यादा उसका डिमांड में चल रहा है कि कोई 100 रुपए में बेचने को तैयार नहीं है, मेरे को 200 में मिला। सो द थिंग इज कि पब्लिक सोचता है कि कंपनी 50% दे रही है, लेकिन जब आप एक्चुअल खरीद के चेक करते हो ना तो आपको तो 25% ही मिला। सो दिस इज व्हाट वी कॉल रेट ऑफ रिटर्न, कि कितने आपको रिटर्न में मिले। तो समझे कि जितना कंपनी डिविडेंड देगी, जरूरी नहीं अगर आप उतने ही रेट का खरीदते हो तब आपको बेनिफिट है, अगर आप उतने रेट का खरीद ही नहीं रहे हो तो आपको वहां पे थोड़ा बहुत नुकसान होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको दिया है प्रॉब्लम्स, अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम आपको बोला जा रहा है फेस वैल्यू इज 100 एंड शेयर इज एट पार। पार मतलब क्या होता है कि वही उसका मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 100। अभी आपको बोला गया है कि जो फेस वैल्यू है, सॉरी जो मार्केट वैल्यू है वो 575 की है, लेकिन उसमें प्रीमियम 500 है, मतलब वो नॉर्मल रेट से 500 रुपए ज्यादा चल रहा है। तो अगर उसका ओवरऑल वैल्यू 575 और हम बोल रहे हो 500 रुपए ज्यादा चल रहा था, तो ये एक्चुअल वैल्यू कितना था, 75 था ना, 75 का उसका फेस वैल्यू था, लेकिन वो बिक रहा कितना है 500 रुपए ज्यादा, मतलब 575 में। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि शेयर जो था वो 10 रुपए में था, लेकिन बिक कितने का रहा है 5 का, तो क्या हुआ, दिस इज डिस्काउंट। ओके अब आपको यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, मिस्टर अमोल परचेस्ड 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100, ठीक है 100 रुपए के हिसाब से उसने शेयर खरीदा, एंड नहीं सॉरी फेस वैल्यू 100 रुपए का था, बट द मार्केट वैल्यू इज 80 रुपीज, मतलब 100 रुपए की चीज उसको 80 रुपए में मिली। अब कंपनी ने बोला कि कोई भी 100 रुपए की चीज खरीदेगा उसको 20 का डिविडेंड, 20% डिविडेंड मिल रहा है, तो इसको कितना रिटर्न मिला। तो चलिए हम देखते हैं रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है इसका, ठीक है रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब उसको बोला गया है कि फेस वैल्यू इज 100 रुपीज, कंपनी बोल रहा है मैं डिविडेंड आपको दूंगा कितना 20%, मतलब कंपनी कितना दे रहा है इन शॉर्ट 20 रुपए, ठीक है। इसको मैं एक्चुअल नए सिंबल, आप लोगों को पता होगा रुपए का नया सिंबल ये होता है 20 रुपए, ठीक है 20 रुपए में। लेकिन उसने कितने में खरीदा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे उसने इस शेयर को 100 रुपए में नहीं खरीदा, उसने इस शेयर को 80 रुपए में खरीदा, मतलब वो 80 रुपए में खरीद रहा है और उसको 20 रुपए भी मिल रहा है। तो उसको कितना परसेंट मिला, उसको 20% मिला क्या, नहीं, उसको 20 डिवाइडेड बाई 80 जितना उसका इन्वेस्टमेंट था उससे हम देखेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 25%।
मतलब भले कंपनी उस बाकी सबको 20% दे रही है, लेकिन कंपनी इतने डिमांड में नहीं चल रही, इसलिए उसको शेयर सस्ते में मिल गया, तो उसका तो 25% का प्रॉफिट हो गया, मतलब उसको रेट ऑफ रिटर्न कितना है 25%। सो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है। अब ये बहुत सिंपल है, जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला है श्रीमती देशपांडे परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5 एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज। ठीक है, 5 रुपए की चीज थी लेकिन प्रीमियम है, मतलब 20 रुपए ज्यादा देके उसने खरीदा। हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट इन 20,000 रुपीज। चलिए देखते हैं। पहले तो आपको शेयर का कीमत फिक्स करना पड़ेगा कि शेयर की कीमत है कितने। तो आपको कितने कीमत है शेयर के, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे आपको बोला गया है कि फेस वैल्यू इज 5 रुपीज, लेकिन शेयर मिल कितने में रही है, मार्केट वैल्यू कितना है कि फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, उसके ऊपर एडिशनल पैसा दे रहा है, उसको कितना देना पड़ रहा है 5 प्लस 20 रुपए, और उसको कितना मिल रहा है 25 रुपीज में एक शेयर मिल रहा है। अब उसके पास टोटल है 20,000 रुपए और उसको 25 रुपीज का एक शेयर है, तो उसको कितना शेयर मिलेगा। सिंपल चीज है, डिवाइड करना पड़ता है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 20,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 25। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट कर कितना आएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 800। तो उसने कितने शेयर्स खरीदे 800, मतलब वो शेयर्स इतना डिमांड में कि उसकी 5 रुपए की वैल्यू, लेकिन वो इतना डिमांड में चल रहा है, कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि लोग उसके ऊपर 20 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। प्रीमियम इज 20 रुपीज। तो आपको ये चीज समझना होगा स्टूडेंट्स की प्रीमियम इज 20 रुपीज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे। तो ये सभी चीज को आपको देखना होगा। तो चलिए अब हम वापस बुक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी अब समझ में आ गया रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका कि अगर आपको बेसिक्स पता है ना, मैं आपको हमेशा बेसिक्स से स्टार्ट करता हूँ, आपको कहीं पे भी बेसिक्स नहीं मिलते। बेसिक्स अगर आपको पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लोगों को लगता है मैथ्स में फॉर्मूला याद नहीं, बेसिक्स होना चाहिए। आप बेसिक्स रखिए, आप हमेशा टॉप करेंगे मैथ्स में। तो चलिए अब हम ब्रोकरेज के बारे में देखते हैं। इसके बाद तब तक हम अपना स्क्रीन को पूरा क्लीन कर देते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम ब्रोकरेज स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ के देखते हैं ब्रोकरेज के बारे में। तो यहाँ पे ब्रोकरेज के बारे में आपको बताया गया कि ब्रोकर्स कुछ इन्वॉल्व होते हैं। अब आप बोलोगे सर ब्रोकर क्या था, बहुत सिंपल था स्टूडेंट्स, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, बेसिक कंसेप्ट बता दूंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। होता क्या है स्टूडेंट्स कि आप लोग जब शेयर्स खरीदते हो ना, अभी जैसे मैंने बोला कि 100 रुपए का शेयर था 120 में खरीदा, तो ये मुझे कौन बताता कि कोई 120 में बेचने को तैयार है। कहीं ना कहीं जैसे आप घर होता है तो घर के लिए भी अगर आप देखोगे आपको एक ब्रोकर के पास जाना पड़ता है, उसको बोलना पड़ता है भाई मैं एक घर खरीदा, कोई अच्छा घर है तो मेरे को बताना। वो आपको घर बताता है, फिर आपकी डील होती है तो आपको भी उसको कुछ थोड़ा बहुत कमीशन देना होता है। तो यहाँ पे होता कैसा है कि ब्रोकर जो होता है ना वो अपना परसेंट में कमीशन रखता है। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि एक ब्रोकर है, या समझो इंडिया बडी, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इंडिया बडी है। इंडिया बडी ने बोला कि यार मुझे 10,000 का इन्वेस्ट करना है। ठीक है, एक ब्रोकर ने बोला सर एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू इज 80 रुपीज। ठीक है, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, लेकिन मार्केट वैल्यू इज उसका जो अमाउंट है वो 100 है, आप खरीदोगे। मैं बोला हाँ, 1000 शेयर मिल जाएंगे 100 रुपीज के हिसाब से, सॉरी 100 शेयर मिलेंगे, 1000 नहीं 100 शेयर मिल जाएंगे। उसने बोला ठीक है, उसने हमारी डील करवाई एंड मैंने उस शेयर्स को खरीदा। तो क्या मुझे सिर्फ 100 रुपये होंगे? नहीं, वो ब्रोकर जो होगा ना उसका कुछ चार्ज होगा। ब्रोकर बोलेगा सर मेरा 1% चार्ज है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे जो टोटल प्राइस हमने पे किया ना वो 10,000 रुपीज पे किया था। ठीक है, लेकिन इसका मेरे को 1% ब्रोकर को भी देना पड़ेगा। तो इसका 1% कितना हो जाता है 100 रुपीज। ठीक है, 1% ब्रोकर के हिसाब से इट बिकम्स 100 रुपीज। तो एज अ पर्सन जब मैं शेयर खरीद रहा हूं तो मुझे कितने का खर्चा हुआ, 10,000 रुपए का शेयर प्लस 100 रुपीज ब्रोकर का। तो टोटल मैंने कितना भरा 10,100 रुपये, 10,100 रुपये मैंने भरे। यहाँ पे मैं थोड़ा नंबर बड़ा कर देता हूँ, 10,100 रुपये। सो गेटिंग इट स्टूडेंट, जब कभी भी आप किसी ब्रोकर से खरीदते हो तो आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने घर खरीदा तो मुझे ब्रोकर को अलग से भी पैसा देना पड़ता है ना, तो मेरे पास टोटल कितना अमाउंट मैंने स्पेंड किया, जितने का घर खरीदा प्लस ब्रोकर का। अगर आप कोई चीज को सेल करते हो, मेरे पास कोई एक चीज थी कि जिसको मैंने बोला, इंडिया बडी ने अब सोचा इसको सेल कर देते हैं, यार ये 10,000 का 10,000 पे अटका है। मैं बोलूंगा कि यार मेरे पास
या सिंपल चीज़ है, मैं बोलता हूँ उसको मेरे पास 100 शेयर्स है, ठीक है, एंड मैं उनको मार्केट वैल्यू में बेचना चाहता हूँ इन 200 रुपीज़ में। ब्रोकर बोलेगा ठीक है सर बिकवा देता हूँ। उसने बेच दिया 100 शेयर्स को 200 रुपीज़ में, किसी एक पार्टी को लेके बेच दिया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट जो होता है वो आपका 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मुझे पूरा 20,000 मिलेगा? अगर ऐसा होगा तो ब्रोकर का क्या फ़ायदा हुआ बेचने के लिए? ब्रोकर बोलेगा सर मैं 1% आपके जो भी होगा उसमें से मैं 1% लूँगा। तो इस 20,000 में से ब्रोकर ना 1% ऑफ 20,000 कितना होता है? 200 रुपीज़। ब्रोकर 200 रुपीज़ ले लिया, तो मुझे कितना मिला? -200 ना, मुझे मिला 19,800 रुपीज़ ओनली। तो आपको समझा, ब्रोकर आपको बेचेगा तभी भी हेल्प करेगा, प्लस आपको खरीदने में भी हेल्प करेगा, लेकिन वो अपना कमीशन ले लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रोकर का जो ब्रोकरेज लगता है दैट इज ओनली अप्लाइड ऑन मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू पे कुछ भी लेना देना नहीं होता, फेस वैल्यू पे कुछ भी लेना देना नहीं होता। सो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि ब्रोकरेज जो होगा वो सिर्फ मार्केट वैल्यू पे होगा, फेस वैल्यू पे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अभी आप बोलोगे कि सर एक क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि ब्रोकर कमाता कैसे? मैं बोलूंगा जैसे उसने मेरे से 200 रुपए ले गए, ऐसे वो किसी और से भी सेल करवाएगा, उससे 200 रुपए, किसी को मदद करेगा खरीदने के, सबसे करते करते उसका इनकम बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर इन शॉर्ट आप कोई गुड खरीद रहे हो या कोई सर्विस खरीद रहे हो ना, आप शेयर्स खरीद रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ तो बेसिकली परचेस कर रहे हो, तो आप जीएसटी क्यों नहीं भरते? मैं बोलूंगा बात तो सही है, जीएसटी तो भरना पड़ेगा। तो अब इस ब्रोकरेज में ना जीएसटी भी ऐड हो जाता है, जीएसटी ऑफ ब्रोकरेज। आप बोलोगे सर इसका मीनिंग क्या है? मैं बताता हूं। मान लो जीएसटी इज 10%, ठीक है, जीएसटी इज 10%। अब मेरे पास 100 शेयर्स थे, मैंने ब्रोकर को बोला भाई मुझे इसको बेचना है 200 रुपए में। ब्रोकर ने बोला सर बिकवा दूंगा, 1% मुझको दे देना। मैं बोला मिल जाएगा तेरा 1%। अब ब्रोकर ने उस 100 शेयर्स को 200 रुपए में बिचवाए, तो मुझे कितना मिला? 20,000 रुपीज, ठीक है। 100 × 200 इज 20,000 रुपीज। लेकिन मुझको ब्रोकर को तो देने थे, मुझे ब्रोकर को कुछ पैसे देने थे। ब्रोकर बोलेगा यस सर मेरा 200 रुपये दे दो। मैं बोलूँगा आपके 200 रुपये आपको मैं दे देता हूँ, तो -200। तो यहाँ पे ब्रोकर के पास चला गया, मेरे को कितना हुआ? 19,800। आई एम स्टिल हैप्पी। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं, जब आप ब्रोकर को पैसे दे रहे हो तो जितना भी अमाउंट दिया उसके ऊपर जीएसटी लगाओ। आई विल से ओह जीएसटी देना पड़ेगा? उसने बोलेगा हाँ जीएसटी देना है। मैं बोला यार ये तो भारी पड़ गया। अब मैंने उसको 200 रुपये दिए, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, मैंने उसको 200 रुपये दिए। अब उसका मेरे को 10% जीएसटी देना है, इसका 10% जीएसटी जितना ब्रोकर को दिया, तो 10% कितना हुआ? 20 रुपये। तो वो 20 रुपये भी मेरे को भरने पड़ेंगे। तो टोटल मैंने कितना दिया? टोटल मैंने दिया 19,780 रुपीज़। मतलब मुझे जहाँ पे 20,000 मिलने चाहिए थे वहाँ पे मेरे 220 रुपये कम मिले। अभी आप बोलोगे जाने दो ना सर, इतना कमा रहे हो, 20,000 रुपये कमा रहे हो और 200 रुपये के लिए बोल रहे हो। ठीक है नो प्रॉब्लम, बट मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट के रूप में सिखा रहा हूँ कि जीएसटी लगने से मेरे को और भी घाटा हो गया। अब कोई बोलेगा कि सर अगर आप शेयर्स खरीदोगे तो? मैं बोलूँगा ठीक है, मैंने ब्रोकर को बोला भाई मेरे पास 10,000 रुपये हैं, तू मस्त पे कि मुझे कुछ शेयर्स दिला। ब्रोकर ने बोला सर मैं शेयर तो दिलाऊंगा लेकिन मेरा 1%। मैं बोला बिंदास रहे, तेरा 1% तुझको मिलेगा। वो बोला ओके। उसने जाके मुझे शेयर्स दिलवाए, मैंने 10,000 के शेयर्स खरीद लिए मार्केट वैल्यू पे। मान लो कोई मार्केट वैल्यू था 200 रुपीज़ का, तो मेरे को 200 रुपीज़ में कितने शेयर मिलेंगे? मुझे कितने मिलेंगे स्टूडेंट्स? 10,000 डिवाइड बाई 200, कितने शेयर्स मिले? मुझे 50 शेयर्स मिल गए। ओके। ब्रोकर ने बोला देखो सर मैंने आपको 10,000 रुपये में बिकवाया ना, आपको 50 शेयर मिला ना। बोला वेरी गुड मदद किया। लेकिन ब्रोकर बोलेगा सर वेरी गुड से कुछ नहीं होता, मेरा 1% किधर है? मैंने 10,000 का माल खरीदा, आपको बिकवाया, आपको अब मेरे को 1% दो। मतलब ठीक है ना, तेरे को देखो मैंने स्पेंड कितना किया? 10,000 रुपीज़ तो मैंने शेयर्स पे कर दिए। मैं ब्रोकर को बोला तेरे को 1% भी दूंगा। इसका 1% कितना होता है 10,000 का? 100 रुपीज़। तो मुझे कितना पड़ा टोटल? टोटल मुझे पड़ा 10,100 रुपीज़। लेकिन गवर्नमेंट बोलेगा रुको, तुमने उसको 100 रुपये दिए ना, उसका जीएसटी भरा क्या? 10%। 10% में यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ जीएसटी।
मैं बोला नहीं, तो 100 रुपये का 10% कितना होता है 10 रुपीज़, तो मुझको 10 रुपये और भरने को बोलेगा गवर्नमेंट। तो मैंने टोटल कितना भरा 10,110 रुपये। ओके, गेटिंग इट। मैंने जहाँ पे 10,000 का माल खरीदा लेकिन मैंने 110 रुपीज़ तो अलग से भरे। मुझे तो शेयर्स मिले 10,000 के, लेकिन प्लस 110 रुपीज़ जिसमें मेरा ब्रोकर का चार्ज था प्लस ब्रोकर का जीएसटी का चार्ज था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एंड यही अब आपको आगे अगर आप देखोगे तो यही चीज़ आपको बताई जा रही है। सो यहाँ पे जब हम ब्रोकरेज को देखते हैं एंड हम इसको नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको यही सब चीज़ें सिखाई जा रही है स्टूडेंट्स। देखिए सबसे बेस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मार्केट वैल्यू के ऊपर होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना मार्केट वैल्यू। फिर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिए हैं, वो आप पढ़ने के लिए जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए आप पढ़ सकते हैं एंड देन यू विल कम टू नो। अभी देखिए जैसे ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे बोला सपोज अ पर्सन हैज़ 15,075 रुपीज़ फॉर बाइंग 100 शेयर्स। उसने इतना स्पेंड किया जिसमें से 75 रुपीज़ उसने ब्रोकरेज दिया। सो द बायर हैज़ टू पे 18% ऑफ GST ऑन 75। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया। देखो 15,000 का उसने माल खरीदा, 75 रुपीज़ उसने ब्रोकरेज दिया। अब उस 75 रुपीज़ का भी उसको 18% GST भरना पड़ेगा, जो हो गया 13 रुपये 50 पैसे, 13 रुपीज़। तो उसको टोटल कितना पड़ा, उसको 15,000 तो शेयर्स का मिला, प्लस 75 रुपीज़ और डालो, प्लस 13.5 और डालो, तो टोटल कितना हो गया 15,088.5 रुपीज़ उसको लगा। सो आई होप आपको समझ में आया। देखो 15,000 का शेयर खरीदा, 75 का ब्रोकरेज दिया, उस 75 का ब्रोकरेज में GST जो हुआ वो 13% था, इन्होंने डिवाइड कर दिया CGST एंड SGST सिर्फ स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब टोटल 13 रुपीज़ उसको देना पड़ा, 13.5। तो टोटल उस आदमी को कितना देना पड़ा 15,000 प्लस 75 प्लस 13.5, तो जो हो गया 15,850। यही चीज मैंने आपको बहुत आसान तरीके से सिखा दी। अब आप कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करो आपको बहुत अच्छे से आएगा। एंड यही चीज आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है आपके एक्सरसाइज को। ठीक है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड का सिर्फ एक प्रॉब्लम दिया है जो उतना आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। बट हाँ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा दिए हैं, तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज जो 4.4 है ये भी आपको बहुत सिंपल है। जैसे हम पहला क्वेश्चन एक ले लेते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 200 रुपीज एंड द ब्रोकरेज रेट इज 0.3। ठीक है, देन फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर। वो बोल रहा है कि भाई 200 रुपए में वैल्यू शेयर बिकना चाहिए, लेकिन 0.3% का उसके ऊपर ब्रोकरेज भी लगेगा, तो कितने में माल बिकेगा चलिए देखते हैं। 200 रुपए में तो उसका एक्चुअल मार्केट वैल्यू है, लेकिन जो आदमी खरीदता है वो मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज भी बढ़ता है ना, तो ब्रोकरेज कितना है 0.3%। तो 200 का 0.3% कितना होगा 3 डिवाइडेड बाई 100 कैंसिल, विच इज इक्वल टू 6 रुपीज। तो किसी भी आदमी को परचेज वैल्यू कितना आएगा, परचेज वैल्यू विल बी इक्वल टू मार्केट वैल्यू। 200 रुपए तो देगा प्लस ब्रोकरेज का 6 रुपया भी अलग से देगा, तो उसको एक शेयर कितने में मिला 206 रुपए में। गेटिंग इट स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। अब आपको कंसेप्ट समझ गया तो यही सेम चीज आपको एक्सरसाइज 4.4 में भी दिया है। फिर आपका प्रॉब्लम सेट, तो बस आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे ना, आप 101% मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स लेके आने वाले हो। तो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आगे ऐसे ही और वीडियो आने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।